गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी में। आप सभी को पता है हमने आरआरबी के लिए जीरो टू हीरो ये सीरीज लॉन्च करी है। इसमें अपन ने हमारे 2 क्लास हो चुके हैं। तो आज का हमारा जो ये क्लास है ये थर्ड क्लास रहेगा गाइस। आज का थर्ड क्लास है, इसमें हम आरआरबी के मॉडल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम बीच बीच में पीवाईक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आज का हमारा जो क्लास है वो आरआरबी सीरीज पे रहेगा। सबका ईएसआईसी हो चुका है, अभी आरआरबी पे फोकस करिए। जैसे आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लंबर लैमिनेक्टोमी नर्स शुड। तो आपको बोला है कि अगर किसी पेशेंट में लंबर लैमिनेक्टोमी होता है, ठीक है, लंबर लैमिनेक्टोमी होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे एज अ नर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है encourage the patient to cough. Second option is instruct patient to bend knees when turning. Then third option है assess patient for indication of peritonitis. And fourth option is the log roll the patient by using the draw sheet. ठीक है, तो लंबर लैमिनेक्टोमी में आप क्या करेंगे, कौन सी जो चीज है वो एनकरेज करेंगे, ये आपको बताना है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको एनकरेज द पेशेंट टू कफ। तो ये तो एकदम गलत हो गया। अगर आप इसमें आपका जो आंसर जाएगा, मतलब इसका जो ये है, एनकरेज नहीं करना है आपको, डिस्करेज करना है, कफ नहीं करने देना है पेशेंट को। तो इसका ये तो एकदम गलत ऑप्शन है। फर्स्ट इसमें डिस्करेज द पेशेंट टू कफ है, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बेंड नीज व्हेन टर्निंग। जब पेशेंट को आप टर्न करते हैं वन साइड से, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में टर्न कर रहे हैं, तो उसके नीज को टर्न करिए या बेंड कीजिए, ठीक है, बेंड कीजिए ऐसे लिखा है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग गाइज। आपको पेशेंट को जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रखना है, बेंड वगैरह कुछ भी नहीं करना है। देन थर्ड है असेस पेशेंट फॉर इंडिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। ये भी आपका गलत है। आपको किस चीज के लिए पेशेंट को असेस करना है, नर्व रूट इंजुरी के लिए, ठीक है। लैमिनेक्टोमी के बाद आपको किस चीज के लिए असेस करना है, नर्व रूट इंजुरी के लिए आपको असेस करना है, ना कि पेरिटोनाइटिस के लिए। इसका कोई ये नहीं है, इसमें नर्व रूट इंजुरी मस्ट है, इसके लिए देखना है आपको। तो आपके ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है ये राइट रहेगा। अब लॉग रोल द पेशेंट बाय यूजिंग द ड्रॉ शीट, इसका मतलब क्या होता है, इसके कुछ फोटो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। इससे पहले एक बात बता देते हैं कि अगर लैमिनेक्टोमी हो रही है पेशेंट की, तो आपको पेशेंट को इनकरेज करना है, किस चीजों के लिए इनकरेज करना है, ये बातें आपको पता चाहिए। तो फर्स्ट है आपको इनकरेज करना है पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के लिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग अगर आप करवा रहे हैं तो ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेंगी इन लंबर लैमिनेक्टोमी, ठीक है। अगर लैमिनेक्टोमी हो रही है पेशेंट की तो डीप ब्रीदिंग के लिए आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर आपको पता है क्या रहते हैं, उसकी फोटो में दिखा देती हूँ आपको। एवरी 2 आवरली आपको पेशेंट को स्पायरोमीटर करवाना है, ठीक है, ये भी आपको पता चाहिए। एवरी 2 आवरली पेशेंट को आपको स्पायरोमेट्री करवाना है, ठीक है। और कफिंग इसको डिस्करेज करना है, जबकि डीप ब्रीदिंग आपको एनकरेज करना है। ये दोनों बातें आपको पता चाहिए, एनकरेज क्या करवाना है, डिस्करेज क्या करवाना है। तो ये हो गया। स्पायरोमीटर दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये पेशेंट है, एक पेशेंट है, ये देखो ये स्पायरोमेट्री करवा रहा है, इससे लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और ये बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज मानी जाती है, ठीक है। तो ये है आपका इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज जो है आपको असेस करना है पेशेंट को, किस बात के लिए, नर्व रूट इंजुरी के लिए। नर्व रूट इंजुरी में कौन सी रहती है, 2 चीजें आपको असेस कर सकते हैं, एक आप डॉर्सिफ्लेक्स ऑफ द फुट और दूसरा है सर्वाइकल लैमिनेक्टोमी। तो ये दोनों चीजें कहाँ अपन असेस करते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो पहला है आपका डॉर्सिफ्लेक्स ऑफ द फुट इन लंबर लैमिनेक्टोमी। लंबर लैमिनेक्टोमी अगर पेशेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि लंबर लैमिनेक्टोमी में आपको क्या असेस करना है और सर्वाइकल लैमिनेक्टोमी में आपको क्या असेस करना है। अगर लंबर हो रही है लैमिनेक्टोमी तो आपको क्या असेस करना है, और सर्वाइकल हो रही है तो क्या असेस करना है, ठीक है। तो लंबर लैमिनेक्टोमी में आप क्या असेस करेंगे गाइस, आपको असेस करना है डॉर्सिफ्लेक्स ऑफ द फुट, ठीक है। इसका मैं फोटो दिखाती हूँ आपको, डॉर्सिफ्लेक्स ऑफ द
फुट। और सर्वाइकल लेमिनेक्टोमी में आपको क्या असेस करना है गाइस? हॉर्सनेस, हॉर्सनेस, ठीक है। हॉर्सनेस मतलब क्या? होर्सनेस मतलब क्या होता है? जैसे वॉइस चेंज हो जाता है, जो भी नेक से रिलेटेड सर्जरीज होती है उसके बाद पेशेंट्स का वॉइस चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो सर्वाइकल जो रीजन है, नेक रीजन है, वहाँ के जो नर्व है उनमें स्ट्रेचिंग आ जाता है इसके बाद, सर्जरी के बाद, और सर्जरी के बाद वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाता है, जिस वजह से हॉर्सनेस आ जाता है। काफी पेशेंट्स में ये सर्जरी के कई दिनों बाद वॉइस बैक टू नॉर्मल हो जाता है, पर कुछ कुछ पेशेंट्स में ये पहले जैसा वॉइस होने में दिक्कत आती है। तो ये हो गया आपका लंबर लैमिनेक्टोमी में आप क्या असेस करोगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या असेस करोगे इन लंबर लैमिनेक्टोमी, तो डॉर्सीफ्लेक्स ऑफ फुट। इन सर्वाइकल लैमिनेक्टोमी में आप क्या असेस करोगे गाइस? हॉर्सनेस इन दी वॉइस, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना था मुझे? डॉर्सीफ्लेक्स, वो दिखाना था, डॉर्सीफ्लेक्स का फोटो, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्स में क्या रहता है और प्लांटर फ्लेक्स में क्या रहता है। तो ये है आपका फर्स्ट वाला जो इमेज है, जो टो का साइज अपन ऊपर लेके जा रहे हैं, टो को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो है आपका डॉर्सीफ्लेक्स। और प्लांटर फ्लेक्स में आपको ये टो को नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ लेके जाना है, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अभी आपका लास्ट है जो क्वेश्चन का आंसर था हमारा, वो मतलब क्या होता है वो देखना है अपने को। जैसे लॉग रोलिंग मतलब क्या होता है वो देखेंगे अपन। तो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं देखा, इसमें आपको लंबर लैमिनेक्टोमी में और सर्वाइकल लैमिनेक्टोमी में क्या ये है, मतलब क्या असेस करना चाहिए वो पता चला, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पता चला, देन स्पायरोमीटर पता चला, देन आपको लॉग रोलिंग टेक्निक क्या होता है ये पता चलेगा अभी। तो लॉग रोलिंग जो टेक्निक होती है उसमें आपको पेशेंट को हिलाना नहीं है, आपको पेशेंट को सेम पोजीशन में, देखिए यहाँ पे 3 से 4 लोग लगते हैं लॉग रोलिंग पोजीशन में। तो पेशेंट को टर्न कैसे कर रहे हैं ये लोग, ना उसका पैर बेंड हो रहा है, ना उसका कोई भी चीज बेंड हो रही है, वो उसको सीधे ही जैसे ड्रॉ शीट रहती है या कोई भी नीचे बेडशीट रहती है उसके साथ ही उसको वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव कर रहे हैं, दैट इज लॉग रोलिंग टेक्निक, ठीक है। साइड रेल्स यूज नहीं होते इसमें, टर्न पेशेंट एज अ सिंगल यूनिट। अगर आपको ऐसे आता है कि टर्न पेशेंट एज अ सिंगल यूनिट यूजुअली बाय यूजिंग अ ड्रॉ शीट और द टर्निंग शीट, अवॉइड द मूवमेंट ऑफ ऑपरेटिव साइड। इसमें ऑपरेटिव साइड का मूवमेंट नहीं करवाते हैं, जैसे सर्वाइकल वगैरह जो ये सर्जरीज होती है उसमें मूवमेंट नहीं करवाएंगे, उसको सीधे पेशेंट को टर्न करेंगे, दैट इज लॉग रोलिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने काफी कुछ सीखा है दोस्तों। तो अपन अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में पूछा है आपको, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा ब्रेन ट्यूमर रहता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द गाइस सेरिब्रो एंजियोमा, सेकंड ऑप्शन इज ग्लायोमा, थर्ड ऑप्शन इज मेनिंजियोमा एंड फोर्थ ऑप्शन इज विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो एक एक ट्यूमर अपन देखते हैं अभी। तो गाइस देखिए सेरिब्रो एंजियोमा मतलब क्या होता है। सेरिब्रो एंजियोमा इज अ ट्यूमर, ये भी ट्यूमर है, पर कौन सा ट्यूमर है, ये बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। सेरिब्रो एंजियोमा इज द बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर है ये, कंसिस्टिंग प्रिंसिपली ऑफ सेरिब्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें दो आते हैं सेरिब्रो एंजियोमा में। तो इसमें फर्स्ट जो है आपका सेरिब्रो ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड वेसल्स आएंगी वो ट्यूमर को क्या बोलते हैं, और जिसमें लिम्फ वेसल आएंगी उसको क्या बोलते हैं। इसके दोनों नाम आपको पता चाहिए। अगर ब्लड वेसल्स है इसमें सेरिब्रो एंजियोमा में तो वो रहेगा हिमैंजियोमा, ठीक है, हिमैंजियोमा। जैसे आपको पता है कि हीम वर्ड इज रिलेटेड टू गाइस, हीम इज रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल, अगर सॉरी लिम्फ वेसल अगर है, ब्लड वेसल रहेंगी तो हिमैंजियोमा बोलेंगे इसको। अगर लिम्फ वेसल इसमें है तो क्या बोलेंगे आप उसको, इसको बोलेंगे आप लिम्फेंजियोमा, ठीक है। तो ये दोनों बातें पता चली आपको सेरिब्रो एंजियोमा में से। एक तो ये बिनाइन ट्यूमर है और इसमें ब्लड कंसिस्ट होता है,
इसे ब्लड वेसल रहेगा तो हिमेंजियोमा बोलेंगे आप, और लिम्फ वेसल रहेंगे तो आप इसको लिम्फेंजियोमा बोलेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन का क्लैरिफिकेशन। देन गाइज नेक्स्ट देखिए, मेनिंजियोमा मतलब क्या होता है। मेनिंजियोमा इज अ स्लो ग्रोविंग ट्यूमर, ठीक है, ये स्लो ग्रो होता है, ये जो ट्यूमर है वो स्लो ग्रोइंग है। उसके बाद जैसे नाम बता रहा है, मेनिंज मतलब मेनिंजेस जो होती है अपनी, जो कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करती है, वो मेनिंजेस होती है। तो ओरिजिनेट्स इन दी मेनिंजेस, ये किस में ओरिजिनेट होता है, जो मेनिंजेस होती है उसमें ओरिजिनेट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेनिंजियोमा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेनिंजेस और ओरिजिनेट इन मेनिंजेस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड आपका मेनिंजियोमा। देन ये विल्म्स ट्यूमर मतलब क्या होता है गाइस, विल्म्स ट्यूमर इज अ रैपिडली डेवलपिंग ट्यूमर ऑफ किडनी। विल्म्स ट्यूमर आपको पता चाहिए, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है विल्म्स ट्यूमर। तो ये किस में डेवलप होता है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर इन द किडनी, किडनी में ग्रो होता है, और स्पेशली इन द चिल्ड्रन। इट इज मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है इन दी चाइल्डहुड, रीनल ट्यूमर है ये मोस्ट कॉमनली, पर किस एज ग्रुप में, चिल्ड्रन की एज ग्रुप में। तो ये हो गए आपके तीनों ट्यूमर। तो आपका लास्ट ट्यूमर जो बचा है, जो कि आपका आंसर रहेगा, वो है ग्लायोमा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है आज के क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, ग्लायोमा, ठीक है। तो ग्लायोमा क्या होता है, ग्लायोमा इज अ नियोप्लाज्म और ट्यूमर, अ नियोप्लाज्म और ट्यूमर। किससे बना हुआ है ये, कंपोज ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स, कंपोज ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल से बना हुआ है। इट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर, काय का फॉर्म है ये, किस चीज का फॉर्म है ये, ब्रेन ट्यूमर का मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। जैसे आपका विल्म्स ट्यूमर किडनी का है, वैसे ये ब्रेन का है, ठीक है। तो ग्लायोमा आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा गाइस। तो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। सो अपन इसके बाद कुछ चीज देखते हैं जो लॉन्च होने वाला है हमारे क्लास में। हमारे जो ऐप है महाराष्ट्र नर्सिंग अकेडमी का जो ऐप है, उस पे आरआरबी स्टाफ नर्स का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है। इनकेस आप नॉर्सेट भी दे रहे हो, फिर भी आप ये कोर्स बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको हर जगह पे फाउंडेशन तो बेसिक चाहिए ही है, जिससे आपकी जो आगे की पढ़ाई है वो अच्छे से रहे और आप एग्जाम अच्छे से पास हो। तो इस ये जो आपका कोर्स है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, फुल कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा। सिलेबस वाइज अपन कवर करेंगे, जैसे आपका फोन है, उसके बाद आपका एनट है, फिजियो है, देन आपका गायनी है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनी है, देन आपका CHN है, देन आपका MSN है। इसके जो मोस्टली जो थेरीज और इसके MCQ थेरी थ्रू अपन कवर करने वाले हैं। इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप एक क्लास को कितने भी बार देख सकते हो। देन प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, चार्ट्स भी होंगे इसमें। देन आपको फ्री 5 टेस्ट मिलेगी, और कोशिश करेंगे हम आपको हर संडे की संडे भी टेस्ट दे पाए। तो उसके बाद आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा आपको टिल योर सिलेक्शन। देन आपको इसके लिए क्या करना है, आपको महाराष्ट्र नर्सिंग ऐप जो है हमारा प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड करना है। इसकी फीस हमने पहले 5000 रुपीज़ रखी थी, पर अभी हमने ये फीस कम कर दी है, कुछ दिन के लिए ही है ये ऑफर रहने तक कि आपको ये 3999 रुपीज़ तक के मिलेगी। फिर और एक आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप संडे को टेस्ट देते हैं, जो हमने टेस्ट अपलोड किया है मॉडल टेस्ट, अगर आप संडे को टेस्ट देते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंकर्स को इस पे 70% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको सिर्फ 30% जो अमाउंट है वो पे करना है। तो ये थी हमारी जो गुड न्यूज़ थी आपके लिए, आरआरबी के लिए वो। तो इसके बाद अपन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड and vertebral canal following the introduction of contrast media into the spinal subarachnoid space is called as, ठीक है। तो आपको पूछा है कि जैसे एक्सरे एग्जामिनेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का और द वर्टिब्रल कैनाल का, जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, कॉन्ट्रास्ट से विजुअलाइजेशन होता है ना, जो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं उससे,
इनटू द स्पाइनल और सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस में अपन कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हैं, तो उसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसके थ्रू जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, और जो वो टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको इको एनसेफेलोग्राफी बोलते हैं क्या, माइलोग्राफी बोलते हैं क्या, और या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और या ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म आप तब तक के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके ये सारी टर्मिनोलॉजी, सो दैट अगर नेक्स्ट एग्जाम में कुछ भी इनमें से आए तो ना छूटे आपसे। सो गाइस देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इको एनसेफेलोग्राफी। इको एनसेफेलोग्राफी में क्या होता है, ये क्या करता है, डिटेक्टिंग द एबनॉर्मलिटी विद इन क्रेनियल कैविटी। अगर क्रेनियल कैविटी में कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, क्रेनियल कैविटी में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसको डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट से मतलब ये जो ग्राफी होती है, विजुअलाइजेशन होता है, इससे आपको क्रेनियल कैविटी में कुछ भी डिफेक्ट है तो वो पता चलता है, ठीक है। डिटेक्टिंग द एबनॉर्मलिटी इन द क्रेनियल कैविटी, एबनॉर्मलिटी। फर्स्ट का पता चला आपको, ये कहाँ यूज होता है, तो आपको ये तो पूछा नहीं है। देन सेकेंड है माइलोग्राफी। माइलोग्राफी देखने से पहले आप देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी को क्या बोलते हैं, ईएमजी, शॉर्ट फॉर्म में ईएमजी बोलते हैं। ईएमजी में क्या देखा जाता है, इट मेजर्स द मसल रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो मसल्स रिस्पॉन्स होता है वो देखा जाता है इसमें, मसल रिस्पॉन्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मसल से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये तो नहीं रहेगा, इसको तो पहले ही काट दीजिए। ब्रेन, ये ईईजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, इसको भी काट दीजिए। ए भी कट गया तो आपका आंसर बचा है ऑप्शन बी, माइलोग्राफी। तो इसमें ये होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कैनल थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन द सबअरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। तो ईएमजी पता चला आपको। ईईजी का फुल फॉर्म लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। देन ईईजी में क्या होता है, मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ की, ये मतलब मेजर करता है ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये मेजर करता है। तो ये चारों ऑप्शन का आपको क्लैरिफिकेशन समझा होगा गाइज, आई होप। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। देन वी मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट लंग हैज हाउ मेनी लोब्स, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी कुछ इजी क्वेश्चंस भी पता चाहिए आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द 2 लोब होते हैं, देन थर्ड 3 लोब्स, 4 लोब्स एंड 5 लोब्स। तो थोड़ा लंग्स के बारे में देख लीजिए इमेज के थ्रू। तो ये है आपका लंग, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखिए, लेफ्ट और राइट लंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर राइट है कोई चीज तो वो बड़ी रहेगी, ऐसे याद रखना है आपको, और लेफ्ट है तो वो छोटा रहेगा। मतलब राइट है तो 3 और लेफ्ट है तो 2। तो ये ट्रिक है याद रखने की, आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। तो राइट लंग में आपको कितने लोब्स मिलने को देखेंगे गाइस, 3 लोब रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें एक सुपेरियर लोब है, देन मिडल लोब है एंड देन इंफीरियर लोब है, 3 लोब है। इसके बीच में जो फिशर्स है, जो दोनों को अलग कर रही है, सुपेरियर लोब को और मिडल लोब को, वो है हॉरिजॉन्टल फिशर। देन मिडल लोब और इंफीरियर लोब को जो अलग कर रही है वो है ऑब्लिक फिशर, ठीक है। देन आपका लेफ्ट लंग देखिए, उसमें आपको सुपेरियर लोब देखने को मिलेगा और इंफीरियर लोब मिलेगा, ठीक है। सुपेरियर इंफीरियर को जो डिवाइड कर रही है वो लोब, वो आपकी जो फिशर है वो है ऑब्लिक फिशर। तो इससे आपको थोड़ा लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन रखने का जो मकसद था वो यही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड लंग इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन। किसके बीच में बोला है, ब्लड एंड लंग इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो गाइज आपको इंटरनल रेस्पिरेशन पता है, इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यूज जो है वो रहेगा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, ठीक है।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या रहेगा आपका, ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन है एक्सटर्नल, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स, बिटवीन ब्लड एंड लंग्स रहेगा ये, एंड बिटवीन ब्लड एंड सेल जो रहेगा, बिटवीन ब्लड एंड सेल जो एक्सचेंज रहेगा उसको बोलेंगे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड बिटवीन ब्लड एंड लंग जो रहेगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आपका आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक से कुछ नहीं होता, अब ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग, और द बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लंग, ये भी बोल सकते हैं आप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्नोसिस ऑफ COPD कैन बी कन्फर्म मेड बाय। तो आपको पूछा है कि COPD का डायग्नोसिस आप कन्फर्म किस चीज से बता सकते हैं, आपको बताना है कि COPD है पेशेंट को, तो आप कौन सा इसमें से टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी बोलेंगे। जैसे एक्सरे चेस्ट देख के आप बता सकते हैं क्या पेशेंट को COPD है, ठीक है, या तो आप ऑस्कल्टेशन करके बता सकते हैं, या ब्लड टेस्ट करके बता सकते हैं, या स्पायरोमेट्री से किससे बता सकते हैं, ये पूछा है आपको। तो देखिए अगर आप पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा एक्सरे से, इसमें पता चलेगा कि लंग में कितना डैमेज है, कौन सी इरेग्युलरिटीज है, ठीक है। तो इसको अगर आपने एक्सरे किया तो आपको डैमेज पता चलेगा, इरेग्युलरिटीज पता चलेगी किसमें, लंग्स में, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए है एक्सरे। देन आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो आपको वेरियस साउंड्स पता चलेंगे, ठीक है, वेरियस साउंड्स पता चलेंगे आपको ऑस्कल्टेशन से। देन अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे ABG होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग कितनी है, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग पता चलेगा इससे। पर आपको स्पायरोमेट्री से पता चलेगा कंफर्मेशन ऑफ COPD, ठीक है। स्पायरोमेट्री इज द टेक्निक टू मेजर द एयर फ्लो एंड लंग वॉल्यूम इन कंडीशन लाइक COPD, ठीक है। इसमें पता चलेगा आपको कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में या क्या है, इट इंडिकेट्स वेदर और नॉट देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इससे आपको पता चलेगा कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है या क्या है। तो स्पायरोमेट्री ये COPD का जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म करती है स्पायरोमेट्री। तो ये तीनों जो है आपके रॉन्ग ऑप्शन है, जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका राइट ऑप्शन है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्टेरियल ब्लड गैस ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दैट इज COPD डिटोरिएट्स एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग, फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो आपको बोला है कि अगर COPD का पेशेंट है और उसका हालत डिटोरिएट हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है पेशेंट को, तो नर्स सबसे पहले क्या असेस करेगी, साइनोसिस, मेंटल कंफ्यूजन, डिस्टेंडेड नेक वेन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें से आप नर्स सबसे पहले क्या असेस करेंगी। तो गाइज रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब क्या, इम्पेयरमेंट इन द ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो रहा है ऑक्सीजनेशन में और वेंटिलेशन में। तो इससे क्या हो रहा है, इन विच क्या हो रहा है, आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन टेंशन, जैसे ऑक्सीजन टेंशन है PaO2, ये क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, लोअर देन 60 mm ऑफ Hg, लोअर देन 60 mm ऑफ Hg हो रहा है, ठीक है। देन आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो आपका PaO2 हो गया आपका SaO2 सैचुरेशन, आर्टेरियल सैचुरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज लोअर देन 90%, अगर लोअर देन 90% हो रहा है तो इसको आप बोलेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर। देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन दैट इज PaCO2 है, PaCO2 है, ये कितना कम हो रहा है आपका, ये भी आपका 50 mmHg से कम हो रहा है, ठीक है, 50 mmHg से कम हो रहा है। देन आपका pH लेवल जो है वो बिलो 7.35 हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे आप रेस्पिरेटरी फेलियर। ये चारों चीजें आपको पता चाहिए, pH 7.35 से कम, PaO2 60 mmHg से कम, SaO2 दैट इज सैचुरेशन 90% से कम, PaCO2
50% से कम, तो इसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम्स क्या क्या है, मेनली जो सिम्टम्स है वो देखते हैं अपन। रेस्पिरेटरी फेलियर में डिस्निया दिखेगा, डिस्निया, देन रेस्टलेसनेस, डिस्निया, ये है इसके जो रेस्पिरेटरी फेलियर है उसके कुछ सिम्टम्स। देन कंफ्यूजन, डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिक्रीज हो जाएगा। टकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, तो इसमें आपको पूछा है कि सबसे पहले क्या असेस करेंगी नर्स, तो इसका आंसर आपका जाएगा, सबसे पहले क्या पता चलेगा आपको, मेंटल कंफ्यूजन पता चलेगा पेशेंट के बिहेवियर से, ठीक है। जैसे उसके बॉडी में रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें मेंटल कंफ्यूजन, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यही आपको सबसे पहले पता चलने वाला है। तो ये आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आरआरबी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ आप नॉर्सेट के लिए भी आपका इससे प्रिपरेशन हो जाएगा, तो आप ये दोनों के लिए ये क्लासेस देख सकते हैं और आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।